वेरी नेम ऑफ चैप्टर इज अबाउट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। हमने देखा था कि कम्युनिज्म के 3 स्टेजेस होते हैं, एक शुरुआती स्टेज, एक बीच का और एक फिर लास्ट वाला जिसमें एक्सट्रीमिस्ट स्टेज जिसे कहते हैं। इसको हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट इसमें इस किताब का जो कोटेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम, उसको हम लोग करेंगे और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से जिन्ना का रोल है और गोलवालकर का और एक्सट्रीम कम्युनिज्म ये पूरा का पूरा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन 1946 ऑन पेज नंबर 436 आप देखोगे इन 1946 लीग, जो मुस्लिम लीग होती है, वो अपने वोटर्स से कहती है, क्योंकि उस समय इलेक्शन होने वाला होता है, अपने वोटर्स से कहती है जो वोट करने वाले हैं कि आ वोट फॉर द लीग एंड पाकिस्तान वाज अ वोट फॉर इस्लाम। मतलब पाकिस्तान के लिए वोट करना एंड सेकंड इज इक्वल टू वोटिंग फॉर इस्लाम। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म होगा, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया कि मुस्लिम लीग के लोगों, जो तुम लोग वोट दे रहे हो वो तुम पाकिस्तान के लिए नहीं दे रहे हो, तुम इस्लाम के लिए दे रहे हो। इट इज क्राई ऑफ क्या है, क्राई ऑफ रिलीजन, इसी को कहते हैं। एंड सेकंड थिंग, what Jinnah says in 19th in Aligarh, Jinnah says in 1940s 1940 में in Aligarh while addressing students he said Mr. Gandhi's hope is to subjugate and vassalize the Muslim under Hindu Raj। जो गांधी जी हैं जिनके बारे में हम और आप इतने सारे लेक्चर देख रहे हैं, जिन्ना से इन 1940s कि गांधी का जो पूरा का पूरा आइडिया है वो हिंदू राज के अंदर मुस्लिम को वेसलाइज करने का है। वेसलाइज मतलब वेसल बनते हैं ना, एक सब्सिडरी जैसे बना देना है। तो ये है मुस्लिम का, और गांधी जी की ये मंशा है। वो गांधी जो रघुपति राघव राजा राम ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर ऐसे लांछन लगाए जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये तो हो गई एक्सट्रीम फॉर्म। मैंने इसको इसलिए पहले बता दिया कि इससे पहले की कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप अगर जिन्ना के कैरेक्टर को पकड़ लेते हो तो यकीन मानो जो कम्युनलिज्म है वो खत्म हो गया। मतलब पूरा उसकी अंडरस्टैंडिंग आप समझ लेते हो। जिसने जिन्ना के कैरेक्टर को समझ लिया कि जिन्ना का डेवलपमेंटल कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ हिज एक्सट्रीम आइडियोलॉजी रिगार्डिंग कम्युनलिज्म, अगर ये समझ में आ गया तो पूरी कहानी समझ में आती है इंडिया के पार्टीशन की। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो ये लिबरल फेज हम लोग बात कर रहे थे, क्या इससे पहले हमने बात किया था लिबरल कम्युनलिज्म की बात किया था। अभी हम लोग किस पे बात करेंगे, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म पर। किस पर, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म पर, जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपको 1937 के बाद देखने को मिलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक, एंड कई सारे इतिहासकार इससे सहमत भी होते हैं। 1937 के बाद का जो दौर है भारत में, खासकर वो जो इलेक्शन हो जाता है जिसमें जो मुस्लिम लीग है उसकी बुरी तरह, जो प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं मुस्लिम लीग की, उसमें बुरी तरह डिफीट होती है, और उसके बाद भारत में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ मुस्लिम का ही रोल नहीं है, इसमें हिंदू महासभा एंड गोलवालकर, उनके पैम्पलेट, वो सब चीजें हम भी देखेंगे, हिंदू कम्युनिज्म भी देखेंगे। बट बाई एंड फार अभी हम जैसे चल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 1937 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। अब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म के कंपोनेंट क्या होते हैं, हेट्रेड, क्या होता है, हेट्रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वायलेंस होता है, ठीक है। इसमें हॉस्टिलिटी होती है, क्या होती है, हॉस्टिलिटी, कि एक आदमी दूसरे रिलीजन के आदमी का क्या है, शकल ही नहीं देखना चाहता, उसे देखना ही नहीं पसंद करना चाहता। तो ये है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या बात किया जाता है, जो फिजिकल एक्सटर्मिनेशन है, क्या एक्सटर्मिनेशन एक टर्म होता है कि फिजिकली भी टॉर्चर कर देना, किसी की जान ले लेना, ठीक है, तो वो भी इसी का कंपोनेंट होता है। इसमें जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है, इसमें एक टर्म आता है जिसको कहते हैं मास ओपिनियन बनाना। कौन सा टर्म, क्या करना, मास ओपिनियन का फॉर्म करना। अब ये मास ओपिनियन कैसे बनाई जाएगी, ये सोशियो एंड इकोनॉमिक बेस पे नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, कि भाई तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें सोशल अपलिफ्ट करेंगे, तुम्हारी अर्थव्यवस्था सही करेंगे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये होगा कि तुम हमारे साथ आओ, ठीक है, हम तुम्हारा रिलीजन बचा कर रखेंगे, क्या,
खाने को चाहे तुम्हें कुछ ना मिले, भूखो मर जाओ, लेकिन तुम्हारा रिलीजन हम बचा के रखेंगे। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज कांट मास ओपिनियन बनाना, वो चाहे दोनों तरफ की बात इक्वली सही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ उस पर हम लोग बात करते हैं। इन द बुक देयर आर फ्यू रीजंस साइटेड, 3 से 4 कारण ऐसे मिलते हैं, 5 कारण तक भी आप हम लोग से देख लेंगे कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है। जो लिबरल है, लिबरल कम्युनिज्म जिसको हमने बहुत विस्तार से देखा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सट्रीम कम्युनिज्म में कैसे होता है। तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला जो रीजन है वो रीजन ये है कि अगर आप देखो कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हमें भारत में एक ऐसा पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, उसको कहते हैं रेडिकलाइज वर्ग भारत में आ गया था। क्या आ गया था? भारत में रेडिकलाइजेशन बढ़ गया था। अब आप पूछोगे रेडिकलाइजेशन क्या होता है? रेडिकलाइजेशन इसलिए हो गया था कि भारत में लेफ्ट विंग का जो है उदय होने लगेगा। ठीक है, एम.एन. रॉय, जेपी और कांग्रेस में नेहरू, ये सब सोशलिस्ट आइकन बने थे। और सोशलिस्ट के विंग में क्या होते हैं? वर्कर्स एंड पीजेंट होते हैं। इनके क्या आइडियोलॉजी होती है? सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर का आइडियोलॉजी इनका होता है। ठीक है, अब चूंकि इनके टारगेट कौन बनेंगे? लैंड लॉर्ड बनेंगे। कौन बनेगा? लैंड लॉर्ड बनेंगे, मर्चेंट्स बनेंगे। ठीक है, बड़े बड़े जमींदार बनेंगे। कौन बनेगा? जमींदार बनेंगे। ठीक है, जमींदार। अब चूंकि जमींदार और लैंडलॉर्ड्स को क्या नहीं पसंद है? लेफ्ट विंग बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि लेफ्ट विंग के साथ अगर ये जाएंगे तो इनका पूरा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो पहला कारण ये है, ये जो पूरी की पूरी जमात है, चाहे वो हिंदू की है या मुसलमान की हो, चाहे वो पंजाब की हो या बंगाल की हो या बीच में यूपी की भी हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा बेल्ट यही सबसे यही सबसे वो बेल्ट होता है जो हॉट स्पॉट की तरह निकल कर आता है कम्युनिज्म की फीलिंग के लिए। ठीक है, तो ये पहला वर्ग है, इसीलिए इन्होंने क्या चुना? इन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स को अपना हथियार बनाया। ठीक है, क्या बनाया? कम्युनल पॉलिटिक्स को हथियार बनाया, क्योंकि ये कांग्रेस के रेडिकलाइजेशन होने से काफी डरे हुए थे। और ये वही दौर था, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मुस्लिम का युवा जो था पंजाब का और भगत सिंह का जो फॉलोअर था, वो भी लेफ्ट विंग की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है। तो वहां के जो पंजाब के आसपास के जितने जमींदार होते हैं, वो भी ये टैक्टिक्स लगाते हैं कि भाई अगर लेफ्ट विंग रेडिकलाइज हो जा रहा है, हमारा अस्तित्व खतरे में है, बेटर क्या है? ले लो शैडो। शैडो किसका ले लो? सहारा ले लो, किसका? कम्युनलिज्म का ले लो। तो पहला ये पॉइंट निकल कर आता है। अब हम इसको रफ करते हैं और दूसरा पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है। जो दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इसके पीछे, वो है डिवाइड एंड रूल। क्या है? डिवाइड एंड रूल। इसको पहले भी देखे हैं, लेकिन यहां पर देखो 1937 तक आप देखते हो, 1937 तक आपको क्या देखने को मिलता है कि भारत में जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट का मतलब जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, जो कॉलोनिज्म की फोर्सेस हैं भारत में, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। जैसे उन्होंने क्या ट्राई कर लिया है? लेफ्ट राइट ट्राई कर लिया है। उनको ये उम्मीद होती है कि लेफ्ट राइट के कारण कांग्रेस में फूट पड़ेगी 1936-37 में, लेकिन वो नहीं होती है। उनकी एक और कामयाब रहती है कि प्रोविंस बना दो। क्या कर दो? प्रोविंशियलाइजेशन, मतलब प्रोविंस बनाओ। ठीक है, और इससे क्या होगी? कांग्रेस टूट जाएगी। ये हमने देखा है कि जो 1935 का एक्ट होता है जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है, उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी रहती है लॉन्ग लिथिंगो का, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो कांग्रेस को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बड़ी उम्मीद होती है कि प्रोविंस के नेता उभरेंगे और वो कांग्रेस को दबा देंगे, कांग्रेस बिखर जाएगी। ठीक है, इसलिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। हालांकि वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेहरू एंड टीम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया है, इसलिए वो बच जाते हैं। एंड उसके बाद में लिंग्विस्टिक खेल भी खेलते हैं। ठीक है, हिंदी उर्दू वर्सेस खूब होता है, हिंदी वर्सेस उर्दू खेला जाता है, कन्नड़ बीच में लाई जाती है। ठीक है, कि किसी तरह से भारत की यूनिटी को डिस्टॉर्ट किया जाए। तो ये सारे जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आप जानो, ये सारे अटेम्प्ट जब फेल हो जाते हैं तो क्या बचता है? डिवाइड एंड रूल फिर किसके ऊपर आ जाता है? मुस्लिमों के पास। सबसे बड़ा हथियार कौन मिल जाता है? मुस्लिम्स मिलते हैं। किसको? ब्रिटेन को। और इनके जो लीडर सबसे बड़े कौन रहते हैं? एम.ए. जिन्ना। ठीक है, जिन्ना इनको मिल जाते हैं। तो ये दूसरा कारण हो जाता है कि जो लिबरल फेज की कम्युनिज्म है वो एक्सट्रीम फेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम अगला देखेंगे, वो है थर्ड रीजन। थर्ड रीजन क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं।
जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो लिबरल कम्युनिज्म है वो हेट्रेड में, वो वायलेंस में कैसे बदल के गया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो तीसरा फेज है वो ऐसा माना जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट के कंसेशन है, क्या है, गवर्नमेंट के कंसेशन, गवर्नमेंट के कंसेशन, अब आप सुनो, अब होता क्या है कि गवर्नमेंट ने 1909 में क्या दे दिया है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म दे दिया है, क्या, मार्ले मिंटो रिफॉर्म दिया है। गवर्नमेंट ने क्या दिया है, 1932 में कई सारी चीजें दी हैं जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या दिया है, 1935 के एक्ट में रिजर्व सीटें दी हैं, किसको दी हैं, ये मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की गई है, किसके लिए, कम्युनलिस्ट के लिए ये व्यवस्था की गई है। अब 1937 के बाद क्या होता है, जो कम्युनल फोर्सेस हैं भारत में, उनको ये लगने लगता है कि ये जो चीजें हमें मिली हुई हैं, अगर भारत क्या हो गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, क्या हो गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई, तो ये सारी चीजें कौन हमें बचाएगा, इसकी गारंटी कौन देगा। तो इससे बेहतर है क्या करो, गवर्नमेंट के साथ क्या करो, कोऑपरेट करो, और क्या करो, और अपना जो मुस्लिम इंटरेस्ट है उसको सबसे आगे रखो, क्या करो सबसे आगे रखो, यानी कि मुस्लिम होमलैंड की डिमांड करो, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो कंसेशन गवर्नमेंट मिला है, अगर नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नेहरू तो तुरंत इसको अबॉलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, सब हटाओ रिजर्वेशन, उनको मतलब हालांकि पैक्ट होगा लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है, कुछ ना कुछ है तो सोल्यूशन निकलेगा ही, लेकिन विश्वास नहीं होता है कम्युनल फोर्सेस को, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, खासकर जो मुस्लिम कम्युनलिस्ट होते हैं, उनको इससे निकलने का एक ही सहारा मिलता है, वो होता है हेट का, हेट्रेड का, ठीक है, कि कम एक नया एशियन नेशन बनाएंगे, इसे कहते हैं टू नेशन थ्योरी, ठीक है, हम एक दूसरा राष्ट्र ही बनाएंगे। तो ये तीसरा रीजन था। अब आप पूछोगे चौथा रीजन क्या था, चौथा रीजन को भी आप तीसरे नंबर पर रख सकते थे, वो है वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक। वर्ल्ड वॉर 2 क्या होता है, शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, भारत के अंतर्गत जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री होती है, कांग्रेस की मिनिस्ट्री क्या कर देती है, रिजाइन कर देती है, क्या, कांग्रेस की मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है, और क्या करती है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट से डिमांड रखती है, क्या रखती है, डिमांड, कि हमें क्या दे दो, तुम हमें तुरंत इसके बाद जैसे युद्ध खत्म होगा हमें दोगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्या दोगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे। और जैसे ये बात मुस्लिम लीग को पता चलती है कि हमें कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रही है, ठीक है, तो मुस्लिम लीग कहती है कि अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस नेहरू लेकर चले गए तो क्या होगा, मुस्लिम्स के राइट्स कहां जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट कहां जाएंगे, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट, मुस्लिम के इंटरेस्ट पर सारी बात आ जाती है। उनको सेफगार्ड करने के लिए क्या होता है, जिन्ना जैसा टूल मिलता है, ठीक है, टूल जिन्ना मिलता है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। और फिर से इसलिए देखो जिन्ना की पॉलिटिक्स जो है वो हेट्रेड में बदलती चली जाती है। एक समय जिन्ना, जिनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता है, वही जिन्ना क्या बदलते चले जाते हैं, एक ऐसे इंसान बनते हैं जो ये कहते हैं कि एक हिंदू और एक मुस्लिम वो डिफरेंट रेस टुगेदर, ठीक है, वो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। वो उनका ना एक ड्रेस सेंस है, एक किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा साहब की, ठीक है, रामचंद्र गुहा, तो उनको उसको मैं पढ़ रहा था, उसमें तीसरा या चौथा चैप्टर है, उसमें आप पाएंगे जो उसमें एक चैप्टर है लॉजिक ऑफ पार्टीशन, वो चैप्टर अच्छा है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उसमें लिखते हैं रामचंद्र गुहा, डिटेल में पूरी डिटेलिंग करते हैं कि आखिर कैसे कैसे पूरा ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जिन्ना के बारे में बहुत अच्छा कैरेक्टर स्केच उनका दिया गया है, हालांकि इस किताब में भी दिया गया, अभी हम देखेंगे। उसके बाद जो चौथा रीजन है वो हम देख चुके हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है कि भारत में कम्युनलिज्म का जो एक्सट्रीम फॉर्म डेवलप हुआ उसका कारण है कांग्रेस, क्या है, कांग्रेस। वो इसलिए कि कांग्रेस नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या है, इतिहासकारों भी इससे सहमत होते हैं कि चेक नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, चेक नहीं कर पाई, मतलब इसको कंटेन नहीं कर पाई, इसको रोक नहीं पाई, तो इट वाज अ फेलियर। अगर 1924 से लेकर के 1937 तक कोई ना कोई अगर इनको एसिमुलेट कर लिया जाता नेशनल मूवमेंट में, ये जो कम्युनल फोर्सेस निकल रही हैं, चाहे वो मुस्लिम की हैं और चाहे वो हिंदू की हैं, इनको अगर नेशनल मूवमेंट में पूरी तरह से मर्ज कर लिया जाता तो शायद ये दिन ना देखने को मिलते कि भारत में हेट्रेड टू नेशन थ्योरी ओरिजिन होकर आ जाए।
दूसरा ये क्वेश्चन ये भी है कि अगर इनको एसिमुलेट नहीं कर पाए थे तो इनको एक्सक्लूड कर देते, क्या कर देते, दोनों को बाहर निकाल देते, करने देते अपनी पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1937 तक आप देखो ज्यादातर कम्युनलिस्ट, चाहे वो हिंदू के हो या मुस्लिम के हो, वो कांग्रेस के अंदर ही काम करते हैं, विद इन कांग्रेस। तो ये पांचवा सबसे कारण था कि कांग्रेस इटसेल्फ फेल्ड टू कंटेन द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ दिस वेरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। तो ये 5 कारण थे। अभी हम लोग देखते हैं जिन्ना को एंड देन देखेंगे कि जो है हिंदू कम्युनिज्म देखेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, मैंने आपको पहले ही कहा कि जिन्ना का कैरेक्टर अगर समझ में आ गया तो पूरी कम्युनिज्म की कहानी समझ में आती है।